अस्सलाम वालेकुम। सीरियत सन में खुशामदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं। ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएं, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा हो, उसे आसान कर सकता है। कभी भी अपनी स्ट्रगल को किसी और की स्ट्रगल से कंपेयर नहीं करना चाहिए। हर कोई अपनी तरह की स्ट्रगल से ज़िंदगी में गुजरता है और अगर किसी की बात कभी अच्छी नहीं भी लगे, थोड़ी देर के लिए अपने आप को सिचुएशन से दूर करें, थोड़ा काम डाउन हो और फिर जाके सिचुएशन से डील करने की कोशिश करें। तो जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं फैसलाबाद शहर के मौसम की सूरत हाल के हवाले से। अगर आज के दिन की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 22 डिग्रीज रहेगा, इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 6 डिग्रीज। अगर मैं बात करूँ विजिबिलिटी की तो 998 मीटर्स है और साथ ही साथ ह्यूमिडिटी 69% है। यूवी इंडेक्स 0 है इस वक्त, लेकिन दोपहर के वक्त धूप लाजमी होगी, तो 11 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान सनस्क्रीन लगाना मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर रखें। ठंडी हवा अभी भी चल रही है और अचानक से ठंडी हवा लगने से अभी भी फ्लू या कोई इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, तो अपना ख्याल रखें, अपने आप को कवर रखने की कोशिश है। स्पेशली रात के वक्त अगर आप बाहर जा रहे हैं तो अपने फेस को और सर को कवर करके बाहर निकले। और आपको पता है, हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज, एक पॉजिटिव पैगाम के साथ करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद है, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, हदीस चल रही थी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुजूर ने 5 चीज़ें इरशाद फरमाई। 2 मैंने 2 पैगामों में बयान कर दी हैं। तीसरी चीज़ आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा से, व अहसिन इला जारी का तकुन मुमिना। ए अबू हुरैरा, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया कर, तो पक्का मोमिन हो जाएगा। अगर आप पक्के मोमिन होना चाहते हैं मेरे भाइयों, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया करो। अल्लाह मुझे भी आपको भी इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। तो जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और हमेशा हमेशा कोशिश करते रहें कि अपने आप को एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल इम्प्रूव करते रहें, ग्रो करते रहें। कभी भी ये मत सोचें कि भाई अब तो बहुत देर हो गई, अब हम लोग अपने आप को बदल नहीं सकते। बदलाव ज़िंदगी में एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए और हमें एम्ब्रेस करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए बदलाव को, और साथ साथ अपने आप को भी तब्दील करते रहना चाहिए। कोई अच्छी आदत देखते हैं किसी और में, कोई अच्छी हैबिट देखते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं किसी और की और लगता है कि शायद ये मुझे भी अपना लेनी चाहिए, तो अपनी ज़िंदगी में उसे और डेली रूटीन के अंदर उसे इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करें। साथ ही साथ आपको पता है कि हम लोग हमेशा हमेशा कोशिश करते हैं कि आप लोगों के लिए पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएँ। अगर हम आज की सोसाइटी की, आज के डायनामिक्स की बात करें तो आई थिंक जॉब्स बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। एक वक्त होता था कि जॉब्स को ढूंढना, मिल जाना, इतना कंपेटिटिव एनवायरनमेंट नहीं होता था, बट आजकल एनवायरनमेंट बहुत कंपेटिटिव होता जा रहा है। नई तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेटेस्ट जो है, अगर हम स्पेशली टेक्नोलॉजी की बात करें तो आई थिंक जॉब सिनेरियो कम्प्लीटली तब्दील हो गया है। कोरोना के दौरान पहली दफ़ा शायद हमने एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से डिजिटल जो वर्ल्ड है, डिजिटल ट्रेंड्स हैं, उन्होंने हमारे जॉब सिनारियोज को बदल दिया। एक इंसान, एक शख्स जो कि पाकिस्तान में बैठा है या इंडिया में बैठा है या बांग्लादेश में बैठा है, विदाउट हैविंग टू कंसिडर द डिस्टेंस, यूएस में बैठ काम कर सकता है। यहाँ पर बैठे बैठे ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। अगर फैसलाबाद शहर की बात करें, बहुत सारे ई कॉमर्स बिजनेसेस, स्टार्टअप्स मौजूद हैं ऑलरेडी। इंडिविजुअल्स इस तरफ आना शुरू हो गए हैं। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी शायद यूनिवर्सिटी में हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं या इवन स्कूल में हैं। लेकिन हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि इवन आप चाहे स्कूल में क्यों ना, लेकिन अगर आपका स्किल सेट अच्छा है तो आप घर बैठे हुए फिर भी पैसे अर्न करना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स आई एम नॉट एन एक्सपर्ट और इसलिए हमने सोचा कि आज अपने शो में एक एक्सपर्ट को बुलाते हैं, ई कॉमर्स एक्सपर्ट, वेरी वेरी एब्सोल्युटली टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल एज वेल। एंड फैसलाबाद शहर की बात करें तो आई थिंक हर किसी के पास ये नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसलिए आज हमने उनको शो में इन्वाइट किया है, जिनसे ई कॉमर्स के हवाले से बात करेंगे, स्टार्टअप्स के हवाले से बात करेंगे। घर बैठे हुए आप अपने स्किल सेट को यूटिलाइज करके किस तरह से ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले तो रमजान मिर्जा, जो कि हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं। रमजान, आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक मंजर आम पर लेकर आने के लिए। आई थिंक देयर सो मेनी पीपल आउट देयर, सो मेनी इंडिविजुअल्स आउट देयर जिनके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं और बड़ा मुश्किल है उनके लिए फिगर आउट करना सारे जॉब
इंडस्ट्री को फिगर आउट करना, बिकॉज इट्स सो कॉम्प्लिकेटेड दीस डेज। एंड साथ ही साथ हमारे साथ उस्मान अख्तर भी मौजूद हैं जो कि ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स अपनी एक्सपर्टीज और अपनी जो नॉलेज है इस प्लेटफॉर्म के ऊपर शेयर करने के लिए। फैसलाबाद के शहरियों के लिए इट्स एन एब्सोल्यूट गुड अपॉर्चुनिटी कि जो भी लोग हैं जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिकॉज आई थिंक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि द अर्लियर यू स्टार्ट वर्किंग, बिल्कुल चाहे वो आप जॉब कर रहे हैं ट्रेडिशनल तरीके से या आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, आपकी माइंडसेट को कंप्लीटली अर्निंग बदल देती है। रमजान अग्री करते हैं? बिल्कुल। और ओवरऑल अगर बात करें, जो फीलिंग होती है पहली दफा कोई काम करने की, वो एजुकेशन की दुनिया से बड़ी डिफरेंट होती है। कितना डिफरेंस होता है इन दोनों चीजों में? जो आप एजुकेशन के जरिए चीजें सीख रहे होते हैं, एक्चुअली काम करना जब आप शुरू करते हैं। फातिमा, इसमें क्वाइट डिफरेंस है। मैं ये समझता हूँ कि जब आप किसी तालीमी इदारे में पढ़ रहे होते हैं तो आपको फील ये हो रहा है कि शायद दुनिया बाहर बहुत आसान है, यहाँ मैं निकलूँगा, मेरा कदम यूनिवर्सिटी से पहला गेट बाहर निकलेगा तो आगे नौकरियों को एक लाइन लगी होगी, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि शायद मैं डिग्री करके निकलूं। क्या ये आपको भी एक्सपीरियंस करना पड़ेगा? मुझे तो करना ऐसा ही है, ये ऐसा ही है। इवन आप MBBS हैं, इवन आप ग्रेजुएशन आपकी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है, आप केमिकल इंजीनियर हैं, मैंने लोगों को देखा है कि नौकरी के लिए जो है वो मारे फिर रहे होते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ उस्मान साहब इसमें बेहतर बता सकते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह उन्होंने अपना, मैं ये समझता हूँ कि बिजनेसमैन के तौर पर एक ऐसा बिजनेस जो कि वर्चुअल है, जो शायद उस तरह एग्जिस्ट नहीं करता जिस तरह हम घंटाघर के तरफ में बड़े बड़े मार्ट्स यहाँ वो दुकानें देखते हैं। उस्मान साहब आप भी इस हवाले से शेयर कीजिए, क्या चीज़ें हैं? जी, एक्चुअली ऐसा है कि अब दुनिया जो है वो चेंज हो गई है। अब ई कॉमर्स बिजनेस को आप बाय चॉइस नहीं कर सकते। आने वाले कुछ दिनों में इट्स द नीड ऑफ द सोसाइटी। हर बिजनेस अब ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है। दुनिया बदल गई है आफ्टर, स्पेशली आफ्टर द कोविड। जो है दुनिया को एक नए नज़रिए से, नई एक नज़र से देखा जा रहा है। तो ई कॉमर्स इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी। उसके लिए जो मेन मेरी नज़र में मैं ये समझता हूँ कि जो नौजवान हैं हमारे, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, जो कॉलेजेस से ग्रेजुएट हो रहे हैं, दे हैव द एजुकेशन बट दे डोंट हैव द स्किल दैट कैन हेल्प देम टू गेट सम अर्निंग फॉर देयर फैमिली एंड फॉर देमसेल्व्स। तो ई कॉमर्स इज़ द फील्ड जिसमें वो जा सकते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए वो पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में सेल कर सकते हैं, वो नॉर्थ अमेरिका की, जैसे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको। तो इसके लिए बहुत खुशाइंद है कि अगर पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी नौजवान अगर वो काम करना चाहें पाकिस्तान में रह के, दे डोंट नीड टू मूव, और वो घर में रहते, बहुत सारे लाखों लोग पहले से कमा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी राइट डायरेक्शन की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे काफ़ी अच्छा काम कर रही है। हम बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं, बता रहे हैं, और ब्रैकली लर्निंग जो हमारा इदारा है उसकी तरफ से हम लोग काफ़ी अवेयरनेस ई कॉमर्स के हवाले से, और बहुत सारे लोग इनेबल हो रहे हैं, ख़वातीन इनेबल हो रही हैं, और घर में लोग बैठ के जो है वो कमा सकते हैं और कमा रहे हैं। आपने जब ई कॉमर्स का वर्ड इस्तेमाल किया तो इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? जी, ई कॉमर्स के हवाले से जैसे मैं ये समझता हूँ कि जो बिज़नेसेस हैं, अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं तो ई कॉमर्स में जब भी बात की जाती है तो दो तीन तरीक़ों से बिज़नेस किया जाता है। फर्स्ट ये कि आप ऑनलाइन अपनी को वेबसाइट बना लें, वहाँ पर अपनी कोई चीज़ें बेचें, अपनी प्रोडक्ट्स बेचें, सर्विसेज बेचें, तो ई कॉमर्स। दूसरा ये है कि जब भी ई कॉमर्स की बात होती है तो ई मार्केट प्लेसेस की बात होती है। तो हमारा जो फोकस है वो दुनिया की सबसे बड़ी ई मार्केट प्लेस पे है। मार्केट प्लेस का मतलब जहाँ पर सेलर्स और बायर्स आते हैं, अपनी सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, बायर्स वहाँ ख़रीदते हैं। तो जब भी बात की जाती है तो अमेज़ॉन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, और जिसका बजट पाकिस्तान के बजट से भी ज़्यादा है। तो उस मार्केट में वो हमें अलाउ करती है एज अ पाकिस्तानी सिटीज़न कि हम उसकी जितने भी कंट्रीज़ में वो सेल कर रही है, हम वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं वाइल सिटिंग इन पाकिस्तान। तो ये बहुत बड़ा एज है कि पाकिस्तानी सिर्फ एक थोड़ा सा उनको डायरेक्शन की ज़रूरत है, और जिसके लिए हमने कोर्सेज़ भी बहुत सारे बनाए हैं, फ्री कोर्सेज़ बनाए हैं जो हम लोगों को दे रहे हैं कि आप जो है वो फ्री में सीखें, इस चीज़ को लर्न करें, और आप घर बैठ के आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। रमज़ान, अगर ओवरऑल ई कॉमर्स की बात करें एंड स्टार्टअप्स की बात करें, जो कि आजकल वी हैव सीन सो मेनी ऑफ देम जिनको एक्चुअली इंटरनेशनल फंडिंग भी मिली है, रिसेंटली भी कुछ इस तरह के हैं, एंड देन दे आर डूइंग रियली वेल। अगर ओवरऑल डायनामिक
देखें स्पेशली फैसलाबाद शहर के अंदर ई कॉमर्स के हवाले से क्या करंट सिचुएशन और फ्यूचर नज़र आता है? सबसे पहले तो हमें अपनी सोसाइटी देखनी है। मैं उस्मान साहब से शेयर कर रहा था कि 2006 में जब मैं बीकॉम कर रहा था तो उस वक्त हमने एक टर्म सुनी कि ई कॉमर्स, तो हम समझ रहे थे कि शायद क्योंकि उस वक्त कंप्यूटर भी नया नया मर्ज हो रहा था, कंप्यूटर आया हुआ था, कुछ साल हुए थे अभी, और हमें ऐसा नहीं था। और जिसके पास कोई इंटरनेट कनेक्शन होता था तो वो तो आप समझें कि वो दुनिया का और वो उस सोसाइटी का बड़ा उसे डिफरेंट एंगल से देखा जाता था कि भाई इसके पास इंटरनेट है और ये यहाँ बैठे जो मर्जी देख सकता है, जहाँ मर्जी, तो ये चीज़ें थी। अच्छा, लेकिन पाकिस्तानी सोसाइटी का एक मसला है, ये वो सोसाइटी है जहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और उस्मान साहब जैसे जो हैं वो ई कॉमर्स के एक्सपर्ट्स बैठे हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग भी बैठे हैं जो कि अपना ही लिखा हुआ नाम नहीं पढ़ सकते। इस सोसाइटी के साथ ऐसा है। फैसलाबाद इस सेंस में अभी थोड़ा पीछे है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर तालीम ज़रूर है लेकिन मौके ऐसे नहीं हैं कि लोग इस बिज़नेस के साथ जुड़ सकें। अब घंटाघर के बाज़ारों में करोड़ों अरबों रुपए का कारोबार रोज़ाना हो रहा होता है, लेकिन वो लोग जो हैं इस नई टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है। मेरे लिए ये एक मोबाइल फ़ोन है और मैं ये समझता हूँ इससे मैंने फ़ोन सुनना है, फ़ोन करना है, व्हाट्सएप पे तस्वीरें आनी है, व्हाट्सएप पे तस्वीरें भेज लेनी है। लेकिन उस्मान साहब इस मोबाइल फ़ोन को डिफरेंटली देखते हैं और हर बंदा का इस मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो मुख्तलिफ है। बिल्कुल उसी तरह बहुत सारे लोगों के लिए कंप्यूटर जो है वो एक फिल्म देखने के लिए बहुत अच्छी डिवाइस है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए वही सारा रोजगार है, उसी कंप्यूटर के उसी रूम में बैठे हुए। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग अब इससे जुड़ रहे हैं, लेकिन जिस तरह ज़रूरत है फैसलाबाद जैसे शहर को जहां पर प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस की जाती हैं, इसकी टेक्सटाइल जो है उसकी जो चीज़ें हैं वो पूरी दुनिया में भिजवाई जाती हैं, अगर यहां पर इस तरह के एक्सपर्ट्स जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी अदा करें तो मैं समझता हूं कि फैसलाबाद एक ऐसी इंटरनेशनल मार्केट बन जाएगा कि यकीन करें वो इमरान खान साहब बोलते होते हैं कि हमें तो वर्कर्स की जरूरत है, मिल नहीं गए, लेकिन वो एक टर्म नहीं इस्तेमाल करते, हमें स्किल्ड वर्कर की जरूरत है, वो नहीं मिल रही। पाकिस्तान के इस शहर का भी यही मसला है। तो उस्मान साहब मेरी एक रिक्वेस्ट है, बड़े मुख्तसर वक्त में ये बताइएगा कि एक बंदा जो घर बैठा है और उसकी कोई बुनियादी तालीम भी है और उसके पास पैसे भी नहीं है, वो कैसे इस बिजनेस से बहुत थोड़े टाइम में जुड़े ताकि वो वर्किंग अपनी शुरू करे और आहिस्ता आहिस्ता इस बिजनेस का हिस्सा बन जाए। जी, इसके हवाले से जब भी ई कॉमर्स की जो हम बात कर रहे हैं, जो अमेज़ॉन सेलिंग्स की बात हो रही है, इसके हवाले से जब कोई पर्सन स्किल सीख लेता है तो उसके पास अब दो ऑप्शंस हैं कि या तो वो सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे आपने स्किल्ड वर्कर्स की बात की है, वो उसकी वाकई ही कमी है। ये हमें बहुत ज़्यादा फील भी होता है इस चीज़ का कि जो आफ्टर इवन दे गॉट मास्टर्स बट उनके पास ऐसी स्किल नहीं है जो कि उनके लिए अर्निंग के मौके पैदा कर सके। तो अगर वो ये स्किल सीख लेते हैं जो कि बहुत आसान है, सिर्फ थोड़ी सी डेडिकेशन, थोड़ा सा टाइम चाहिए उनको, तो उसके बाद ये होगा कि वो सीखने के बाद वो सर्विसेज दे सकते हैं उन सेलर्स को जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे सेल्स कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी भी हैं, वो फॉरेनर्स भी, क्लाइंट्स भी हैं, और वो बहुत आसानी से आपको हायर कर लेते हैं अगर आपके पास राइट स्किल अवेलेबल है। तो हम लोग जो हैं वो अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग की जो स्किल है उसको ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उसमें ये है कि आप लोग विदाउट इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट इन्वेस्टमेंट अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आप सर्विसेज दे सकते हैं, मतलब उनको दें। दूसरा एक, अगर आप अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहें तो वहीं जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं तो आप वो भी सेल कर सकते हैं, और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को टेस्ट कर सकते हैं। उसमें ये होगा कि बहुत सारे लोग जो जॉब होल्डर्स हैं, जो ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो इंटरेस्ट रखते हैं कि मैं इस बिज़नेस से जुड़ना चाहता हूं, तो वो पार्ट टाइम, मतलब बहुत थोड़े टाइम के लिए इसको टेस्ट कर लें, चेक कर लें, देन दे कैन कंटिन्यू दिस बिज़नेस, और ये बिज़नेस हो सकता है। मेरा ये भी मानना है कि हर बिज़नेस हर शख्स के लिए शायद नहीं होता, लेकिन अगर वो उसका इंटरेस्ट हो प्रॉपर और वो उसमें प्रॉपर डेडिकेशन से काम करे तो वो उसको अपनाए तो अच्छा हो सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग, क्योंकि जॉब होल्डर जो हैं वो उनके लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी का मसला है, वो नहीं शिफ्ट होना चाहते, तो वो इसको टेस्ट कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम,
और उसको ये बड़ी आसानी से स्टार्ट किया जा सकता है और पाकिस्तान में रहते हुए आप इसको बड़ी आसानी से इसको कर सकते हैं। बाकी जो बात हुई थी कि जी हम पाकिस्तान जो फैसलाबाद की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अगर हम सेल करना चाहें इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो वो ऑलरेडी जो ई कॉमर्स एक्सपर्ट्स हैं मैं बताना चाहूँ तो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ई कॉमर्स के जो सेलर्स हैं पाकिस्तान से, वो ऑलरेडी फैसलाबाद से बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनवाते हैं और बाहर सेल करते हैं। पाकिस्तानी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बाद बिक रही हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वहीं से अमेरिकन प्रोडक्ट्स अमेरिकन को रीसेल कर रहे हैं, जिसे हम रीसेलिंग का मॉडल कहते हैं। और बहुत तरीक़ों से ई कॉमर्स पे जो है वो बिज़नेस किया जा रहा है। तो मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि हम इस बिज़नेस को, हमारी जो नौजवान नस्ल है, जितनी जल्दी हो सके इसको अडॉप्ट करें और इसके साथ जुड़ जाएं। तो अगर जुड़ेंगे, दे हैव द राइट डायरेक्शन, तो वो इसमें एक्सेल कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि हम अपने ऑडियंस के लिए जितना हो सके आसान बना सकें जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करना। ड्रॉप शिपिंग की आपने बात की, जी जी। क्या प्रोसीजर होता है, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड है और आपको क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना पड़ेगा? जी ऐसा है, एंड आई एम श्योर कि आप 5 मिनट में ये बता नहीं सकते, तो ब्रीफली जी मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली ऐसा है कि हम लोग से ड्रॉप शिपिंग इस सेंस में कहते हैं कि हम अमेज़ॉन पे जितनी भी मार्केट प्लेस है, मतलब जितने भी कंट्रीज़ में अमेज़ॉन अवेलेबल है, जैसे अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, टर्की, इन तमाम कंट्रीज़ में अमेज़ॉन की मार्केट प्लेसेस, ई मार्केट प्लेसेस अवेलेबल है। मतलब कि हम लोग वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, एज अ सेलर रजिस्टर हो सकते हैं। हम वहाँ पर एज अ सेलर रजिस्टर होते हैं और हमारे पास टूल्स अवेलेबल होते हैं। उन टूल्स की मदद से हम ये चेक कर लेते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है। जब हमें ये एनालाइज हो जाता है कि ये प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है और इसमें हमारा टारगेट मार्जिन अवेलेबल है, हम उसको लिस्ट करते हैं आफ्टर सम क्राइटेरिया, जिसे हम ब्रेकले क्राइटेरिया कहते हैं। उस पर हम लिस्ट करते हैं। उसके बाद ये होता है कि हमें ऑर्डर आता है और हम वहीं से विद इन यूएसए अगर बेचें तो विद इन यूएसए, अगर कनाडा में सेल करें तो विद इन कनाडा हम उस प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं और अपने कस्टमर को पहुंचा देते हैं। तो हुआ ये कि ऑर्डर आया हमें अमेज़ॉन पे, हमारे सप्लायर ने या हमारे डिस्ट्रीब्यूटर ने वो ऑर्डर हमारे कस्टमर को भिजवा दिया, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। तो इस केस को इसे कहते हैं हम ड्रॉप शिपिंग। ठीक है, तो इसमें यह है कि हमारे जो सप्लायर्स हैं, दे आर द ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स और रीसेलर्स होते हैं, जिनसे हम प्रोडक्ट को अपने कस्टमर्स के लिए जो है वो भिजवा देते हैं। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए इन्वेंट्री पे, हमें मतलब इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी, प्रोडक्ट खरीद के एडवांस में नहीं रखनी। हमें ऑर्डर आएगा तब हम उसको बाय करेंगे और हम अपने कस्टमर को जो है उसकी डिलीवरी जो है वो ऑर्डर को फुलफिल करवा देंगे। एक ड्रॉबैक जो कि ड्रॉप शिपिंग का हमेशा मेंशन किया जाता है वो है लेट डिलीवरीज, बिकॉज ऑफ कोर्स आपकी सोर्स जो है इट्स एन एक्सटर्नल सोर्स, इट्स अ थर्ड पार्टी सोर्स। उस इशू को कैसे हैंडल किया जा सकता है कि डिलीवरी जो है वो विद इन अ डे और विद इन 2 डेज अगर आपने करनी हो तो फिर भी क्या वो पॉसिबल होगा? ऐसा है कि हमारे पास उनके मल्टीपल सप्लायर्स अवेलेबल होते हैं। हम एक प्रोडक्ट के 3 से 4 सप्लायर्स को टारगेट करते हैं कि ये सप्लायर्स हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अमेज़ॉन के ऊपर हमारे पास ऑप्शन मौजूद होता है कि हम हर प्रोडक्ट की डिलीवरी खुद सेट कर सकते हैं कि लाइक कि हम इतने दिन में, 3 दिन में प्रोडक्ट पहुंचेगा, 4 दिन में पहुंचेगा या 1 वीक में पहुंचेगा, जो भी हम टाइम सेट करना चाहें हम उसको अल्टर कर लेते हैं और उस टाइम में हम उस डिलीवरी को जो है वो मैनेज करवाते हैं फ्रॉम सप्लायर टू आवर कस्टमर। तो हम उसको, कहने का मतलब ये कि हम उसको अल्टर कर सकते हैं, लेकिन बिग डील नहीं है, ये बहुत आसानी से जो है वो। लेट डिलीवरीज जो आप बात कर रही हैं उसमें ये होता है कि हम लोग प्रोडक्ट को चाइना से डिलीवर करवाते हैं, चाइनीज़ किसी सप्लायर से हम खरीदते हैं और यहाँ भिजवाते हैं। लेकिन इस केस में हम चाइना से नहीं खरीद रहे, वी आर लोकली, मतलब हम बॉर्डर को क्रॉस नहीं करवा रहे। हम किसी भी, फॉर एग्जाम्पल यूके में सेल करें तो यूके में कोई बॉर्डर क्रॉस नहीं हो रहा, वो विद इन यूके डिलीवरी हो रही है। जैसे पाकिस्तान में लाइक हमें ऑर्डर आया फैसलाबाद से कराची भिजवाना है, तो आई थिंक विद इन 1 और 2 डे वो पहुंच जाएगा। बिल्कुल, एंड इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग कि ई कॉमर्स और डिजिटल एज जो है, हाउ इट्स शिफ्टिंग द वर्ल्ड टुडे। और मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, बहुत सारे सवाल आते हैं, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सीरिया चंद में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले ई कॉमर्स एंड स्टार्टअप्स के हवाले से बात कर रहे थे। अगर आप घर बैठे हुए अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, ई कॉमर्स के थ्रू कैसे किया जा सकता है, एंड ऑफ कोर्स क्या स्किल सेट है जो कि रिक्वायर्ड है, क्या चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए और किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए। एंड ऑफ कोर्स बहुत ही खास मेहमान आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं वहीं से। रमज़ान, अगर फैसलाबाद शहर की बात करेंगे, इवन ओवरऑल पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, कौन से ई कॉमर्स बिजनेसेस को आपके ख्याल में टारगेट करना चाहिए?
असल में हर एरिया की अपनी एक टारगेट पॉपुलेशन होती है। अब फैसलाबाद शहर में जैसे टेक्सटाइल्स जी जो ऐसा है वो बिल्कुल बढ़िया। है। अगर फैसलाबाद से कोई बिजनेस ये करना चाहता है तो उसे सबसे पहले देखना चाहिए लोकल इंडस्ट्री क्या है, यहाँ से वो क्या चीज़ें जो है वो लेके, जिस तरह उस्मान साहब बता रहे थे कि उन्हें परचेज करके रखनी ना पड़े। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप देखें कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और आपने कुछ भी नहीं है, उनकी तस्वीरें जो हैं वही अपलोड करनी है और उसे डिस्प्ले सेंटर के तौर पर जो है यूटिलाइज करना है। और जो ही आपको कहीं से ऑर्डर आता है तो वो हर हम 3 लोग अगर बैठे हैं, अगर हम तीनों ही बैक वक्त एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो एक मेरा अपना आइडिया और माइंड होगा कि मुझे इस प्रोडक्ट में जाना चाहिए। ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी करेंगी कि कौन सी चीज़ें जो हैं, लेकिन मैं एक चीज़ समझता हूं कि आप वैल्यू एडेड सर्विसेज की तरफ जाएं ना, आप वो चीज़ें जो मार्केट में अवेलेबल नहीं हैं लेकिन हम चाहते हैं, जिस तरह वो एक नेक्सी आ गई थी सर्दी के लिए, उसको यूटिलाइज किया गया। उसके बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप महसूस करते हैं कि ये नहीं है लेकिन उनको बहुत थोड़ी कास्ट के ऊपर प्रोड्यूस किया जा सकता है। यहाँ तक कि हमने ये भी देखा कि जो कुदरती खाद है उसकी भी पैकिंग्स जो हैं वो किचन गार्डनिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल की जा रही हैं। तो ये बहुत सारा कुछ है, लेकिन नए आइडियाज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है कि जो हम सोचते हैं अगर वो प्रोड्यूस हम कर लें और उसके ऊपर कोई लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं आपका आता, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी माइनर चीज़ें जो हैं वो आप कर सकते हैं, तो उसमें आपको जो है फीडबैक भी अच्छा मिलता है और आप अपना एक जो आप समझ लें कि आप अपना एक ब्रांड बनाने में भी कामयाब हो जाते हैं। जब भी एक बात की जाती है किसी भी आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं ना, तो आप एक ख़ास टर्म जो है वो इस्तेमाल करते हैं, आप इजी पैसे का इस्तेमाल करते हैं। और जब आपने लोड करवाना है तो इजी लोड कहते हैं, आप कभी नहीं कहते कि मुझे जैज़ कैश बुक करवा दें या ये करवा दें। कुछ टर्म्स जो हैं वो आप हमेशा के लिए सीख जाते हैं और वो वही सीखी जाती हैं जो उसमें पायनियर होते हैं। तो कुछ बिजनेसेस में अगर आप पायनियर बन जाएं तो आप जो है नई जिहतें जो हैं वो खोल सकते हैं। तो ज़रूरत होती है कि जो ऑलरेडी कन्वेंशनल बिजनेस चल रहे हैं उनको छोड़ के कुछ वैल्यू एडेड की तरफ जाए, कोई इनोवेटिव आइडियाज़ की तरफ जाए। एंड ऑफ कोर्स फ्रीलांसिंग की अगर हम बात करें, अगेन बहुत सारे इंडिविजुअल्स पाकिस्तान के अंदर एंड अब्रॉड फ्रीलांसिंग के थ्रू अर्न करें और बहुत अच्छा अर्न करें, इनफैक्ट ट्रेडिशनल जॉब मार्केट से बेहतर अर्न कर रहे हैं। साथ साथ ई कॉमर्स की बात करें तो दैट्स एब्सोल्युटली सेपरेट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप अपने अल्फाज में डिफ्रेंशिएट करें फ्रीलांसिंग में एंड ऑफ कोर्स ई कॉमर्स या किसी स्टार्टअप में। जी, फ्रीलांसिंग में ये है कि हम लोग फ्रीलांसिंग कहते हैं कि अगर हम आप अपनी कोई सर्विसेज भी, लाइक आपको पेंटिंग अच्छी आती है तो आप पेंटिंग की सर्विसेज फ्रीलांस कर रहे हैं, आपको राइटिंग आती है आप राइटिंग कर रहे हैं, आपको इंग्लिश बेहतर बोल लेते हैं तो आप इंग्लिश में कुछ रिकॉर्डिंग करके दे रहे हैं, कोई भी जो आपकी स्किल है अगर आप उसको बेच रहे हैं तो इसे कहते हैं फ्रीलांसिंग। आप अपनी इंडिविजुअल स्किल को अगर सेल कर रहे हैं, जी बिल्कुल, इन टर्म्स ऑफ फ्रीलांसिंग। लेकिन जो दूसरी तरफ ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स के हवाले से अगर हम देखें तो उसमें हम मोस्टली जो बात करते हैं ई कॉमर्स, क्योंकि बहुत ब्रॉडर टर्म है, इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हम प्रोडक्ट को सेल करने की बात करते हैं कि हमने अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करना है, हमने अपनी जो सर्विसेज को सेल कैसे करना है। तो प्रोडक्ट को सेल करने की बात है तो उसमें ई मार्केट प्लेसेस पे हम अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के बाद हम वहाँ पर उसके ऑर्डर्स लेते हैं और अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। जैसे हम लोकल किसी भी शॉप के ऊपर बैठ कर अगर हमें जो ऑर्डर्स आ रहे हैं और हम वो करें, सेम हम इसको ऑनलाइन अगर करें तो हम इसको ई कॉमर्स सेलिंग्स की तरफ इसकी बात करते हैं। तो आपने स्किल सेट की बात की थी पहले, उसमें एक चीज़ मैंने मिस कर दी, क्योंकि हम लोगों का जो ब्रैकले की कंपनी है हमारी, हम लोगों ने एक फ्री कोर्स डिज़ाइन किया। तो अगर कोई भी पर्सन जो देख रहे हैं अगर वो वो चाहते हैं कि वो इस बिज़नेस के पर आएँ या इसको सीखना चाहें, तो हमारा एक फ्री कोर्स का लिंक है brakle.com/bell, ब्रैकले ई लर्निंग, BRAKLEY.com/BEL। इस पर यह है कि वो जाएं, रजिस्टर करें और वो फ्री में जो हमारे कोर्सेज़ हैं उनको वो फ्री में लर्न कर सकते हैं, उससे उनको फ़ायदा मिल सकता है और उसके बाद वो अपनी सर्विसेज सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसमें इंटर्नशिप प्रोग्राम है जिनके अंदर हम एग्जिस्टिंग सेलर्स के साथ नए स्टूडेंट्स को लिंक करते हैं ताकि वो हैंड्स ऑन कर सकें, और बहुत सारे और भी प्रोग्राम्स हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन मसला है हम लोगों की राइट डायरेक्शन का और डेडिकेशन का। स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो चाहते हैं कि हम बस आज स्टार्ट करें और आज ही अर्निंग, मतलब हमें आज ही
अभी शाम तक हमारे पास ये कौन नहीं चाहता? लेकिन उसमें ये है कि देखें हमें प्रॉपर देखें अभी भी पाकिस्तान में मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अवेलेबल जिनकी एजुकेशन भी प्रॉपर नहीं है लेकिन दे आर अर्निंग अ गुड सैलरी, मतलब गुड अर्निंग उनकी अवेलेबल है। वो मोर देन $10,000 जो है वो पाकिस्तान में रहते हुए एक गाँव में रहते हुए जहाँ पर इंटरनेट का कनेक्शन वो खींच के अपने घर तक लाए हैं, वो कमा रहे हैं। तो वो क्या है, डेडिकेशन है, वो मेहनत से काम कर रहे हैं। हम लोग ये कहते हैं कि लाइफ को इजी बनाया जाए, लेकिन मैं आपको बताऊं जब हम लाइफ इजी बनाने की तरफ आते हैं हमारी लाइफ और मुश्किल हो जाती है। हमें क्या करना है कि हमें राइट डायरेक्शन में बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें मेहनत करनी है। तो आप ई कॉमर्स बिजनेस में एक और बात मजे की बात है, खास तौर पे अमेज़न सेलिंग में, ये मैं अक्सर हमारे जो सेमिनार्स होते हैं उसमें मैं कहता हूँ ऑडियंस को कि हमारा ई कॉमर्स एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप जितना चाहते हैं आप उतना कमा सकते हैं। मतलब चाहने की लिमिट आपकी है, जितना आप चाहते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ लोग कहते हैं जी मुझे $500 चाहिए पर मंथ, तो वो $500 कमा सकता है। कोई कहता है जी मुझे $10,000 चाहिए, 10,000। कोई कहता है मुझे $50,000 पर मंथ कमाना है, $50,000 कमा सकता है। अपनी सर्विसेज सेल करें, एजेंसीज बनाएं, लोगों को सर्विसेज करें, अपना बिजनेस स्टार्ट करें, यूके में सेल करें, यूएसए में सेल करें। अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, ठीक है। हम ही नहीं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं और हमारा भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अवेलेबल है। बहुत सारे लोग ऑनलाइन, यूट्यूब भरा पड़ा है नॉलेज के साथ। सिर्फ एक डेडिकेशन की ज़रूरत है, अगर आप करें तो आप बहुत सारी अर्निंग इससे जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज आई वांट कि एक कई दफ़ा जो है हमारे डिस्कशन में ये पॉइंट आया है कि टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है और क्या जिस तरह से इंक्रीज होती जाती हैं आहिस्ते आहिस्ते, कितना वक्त जो है माइंड में रखना चाहिए? जी, माइंड में ये रखना चाहिए, देखें माइंड में ऐसे ही रखना चाहिए कि आप कितनी देर में आप मतलब कितनी देर में चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। प्रोडक्ट्स हमारे एक्चुअली ये जो बातें हम कर रहे हैं ना बैठ के, ये किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। हमारी ई कॉमर्स आप तो मतलब हैं, आप अवेयरनेस फैला रहे हैं, लोगों को बताना की कोशिश कर रहे हैं कि ई कॉमर्स कोई चीज़ है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाए तो शायद बेसिक्स क्लैरिटी आ जाती कि ई कॉमर्स क्या है, हमें कैसे जो है ऑनलाइन सेलिंग्स की तरफ आना है। तो होता ये है कि बच्चे जब ग्रेजुएट करके भी बनाते हैं तो वो दे नीड सम स्किल सेट, और उनको कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ आइडियाज़ और कुछ जैसे एक वे की तरफ जाना पड़ता है। तो वो उसकी अपनी पिकिंग पावर है कि वो कितनी देर में इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करके इसकी तरफ आता है। तो बहुत सारे लोग जो है विद इन वीक्स अंडरस्टैंड कर लेते हैं, कुछों को महीने लग जाते हैं और कुछ को जो है वो साल लग जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग, अगर आप अच्छा अंडरस्टैंड कर लें इन तमाम को, तो मेरे ख्याल से 2 माह एक एनफ है अमेज़ॉन पे ड्रॉप शिपिंग को अंडरस्टैंड करने के लिए। इससे ज़्यादा टाइम एक एवरेज पर्सन को लगना नहीं चाहिए। ये तो समझने के लिए हो गया। व्हेन डू यू स्टार्ट अर्निंग? जी, अर्निंग स्टार्ट के ऊपर अब जैसे मैंने बताया कि 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। एक आप अपना अकाउंट बनाएं अमेज़ॉन के ऊपर और आप अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दें। ये एक वे है टू स्टार्ट अर्निंग। और दूसरा ये है कि आप जो एग्जिस्टिंग सेलर है, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, पैसे नहीं है, आप प्रोडक्ट को ख़रीद के नहीं भिजवा सकते, तो दूसरा ये है कि आप जो है वो किसी को सर्विसेज देना शुरू कर दें। अब वहाँ पर आपको वो हायरिंग कर लेते हैं, आपको हायर कर लेते हैं ऑन प्रॉफिट परसेंटेज, कि आप मंथली हमसे प्रॉफिट का परसेंटेज लेते जाएं। दूसरा ये है कि आप मंथली हमसे जो है वो सैलरी ले लें, ठीक है। तो वो फौरी तौर पर अर्निंग विद इन नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो जाती है, अगर उन्होंने स्किल जो है वो प्रॉपर डेडिकेशन के साथ सीख ली है। अगर वो मतलब सीखने में कमी रह गई है और वो प्रॉपर नहीं सीख पाए तो ऑब्वियसली फिर उनको टाइम ज़्यादा लगता है। रमज़ान, ओवरऑल अगर आप अपना ओपिनियन दें सारे सब्जेक्ट के ऊपर, बच्चों को जो रीसेंट ग्रेजुएट्स हैं कितना अर्ली उनको स्टार्ट कर लेना चाहिए? क्या ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी अगर वो स्टार्ट करें बेहतर है? इसका मैं जवाब इस तरह दूंगा कि कुछ फैमिलीज़ हैं हमारे माशरे में जो कि बच्चों को मैट्रिक या इंटरमीडिएट करवाने के बाद कहते हैं भाई दुकान संभाल लें, अब मैं दुकान पे नहीं जाऊंगा। तो ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है भाई, जिस चीज़ की, जिस हवाले से, जिस बिज़नेस की बात उस्मान साहब कर रहे हैं ना, ये एक दुकान है। आप जितना वक्त पे उसे संभाल लेंगे, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है और एजुकेशन जॉब के लिए नहीं होती, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ज़रूरत है। हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे हम समझते हैं कि मैंने 12, 14, 16 क्लासें इसलिए पढ़नी है कि शायद मैंने नौकरी ढूंढनी है उसके बाद। ज़रूरी जो है एजुकेशन जो है और जो जॉब है, ये दोनों सेपरेट चीज़ें हैं, हमेशा ज़हन में रखें। लेकिन आप दुकान को जितनी जल्दी संभाल लें,
वो आपके लिए फ़ायदा है। रमज़ान, लेकिन यही चीज़ आई थिंक हमें शायद बेहतर या चेंज करने की ज़रूरत है कि आपको 16 क्लासें पढ़ने के बाद आप एक्चुअली में एंटर करते हैं, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट कुछ भी द नहीं पता वर्ल्ड होता। आउट देयर। क्या यूनिवर्सिटी एजुकेशन में और जॉब मार्केट में कोई कनेक्शन नहीं होना? अच्छा, इसी पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। अफसोस की बात यह है कि जो हमें अंग्रेजी पढ़ाते रहे हैं, उन्होंने घर में कभी अंग्रेजी नहीं बोली। उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, इसलिए हमें भी नहीं आती। जिसको मैं पढ़ाऊंगा उसे भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे नहीं आती तो उसे भी नहीं आएगी, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहेगा। ये बड़ी अफसोस की बात है। इसी तरह जिस तरह उस्मान साहब बता रहे थे, जो यूनिवर्सिटीज में मार्केटिंग पढ़ा रहे हैं, शायद उनमें से कोई एक आध ही हो जिन्होंने कभी मार्केटिंग की हो। उन्होंने सब्जेक्ट जरूर पढ़ा है, किताब जरूर पढ़ी है, वो बहुत उसमें नॉलेज रखते हैं, लेकिन उन्हें मार्केट का एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैस कम्युनिकेशन के शोबे में वो लोग प्रोडक्शन पढ़ा रहे होते हैं जिन्होंने सिर्फ किताब पढ़ी है, उन्होंने कभी रियल में स्टूडियो नहीं देखा। इसी तरह यही मसाइल हैं हमारे एजुकेशन सेक्टर के, कि प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो पाता, और यूनिवर्सिटी में रहते हुए किताबें पढ़ने के बाद स्टूडेंट ये समझ लेता है कि उसे सब कुछ आ रहा है। रमजान, आपके सारे यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस के अंदर क्या कभी किसी ने आपको कहा था कि भाई आप बिजनेस की तरफ सोचें, या मतलब काम की तरफ, जॉब की तरफ सोचें? सिर्फ एक लाइन में अगर आप आंसर। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हाँ, यही पॉइंट मैं रेज करना चाह रही थी कि एक्चुअली में जब तक यूनिवर्सिटी खत्म नहीं होती हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या है जिसके लिए तैयारी कर रहे थे। मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, कहीं मच आएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सीरियस में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले ई कॉमर्स के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, और एक दफ़ा फिर अपने सवालात का सिलसिला जो है वो कंटिन्यू करते हैं। रमज़ान से मैंने ब्रेक में जाने से पहले पूछा था कि क्या आपसे कभी भी यूनिवर्सिटी के दौरानिया में ये पूछा गया था या कहा गया था कि क्या आपकी जो प्लानिंग है या आप थोड़ा सा साइड पे कुछ करना शुरू कर दें? कोई इस तरह की बात यूनिवर्सिटी के दौरानिया में नहीं की जाती है। उसका रिजल्ट क्या होता है कि एंड पे जब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, जब कमाने का वक्त आता है, तो किसी को पता ही नहीं होता कि शुरू कहाँ से करना है। और क्योंकि हम ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो आज जो है ये भी जान लेते हैं कि एक न्यू बी के लिए, एक ऐसे शख्स के लिए जो कि एंटर करना चाह रहे हैं किसी स्टार्टअप से, चाहे वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं ई कॉमर्स से या फ्रीलांसिंग से, तो आखिर उनके लिए रोड मैप क्या होगा? जी, रोड मैप के हवाले से अगर डिस्कस करें, अच्छा इसका मैं स्टार्ट इस बात से करूंगा कि द बेस्ट वे टू डू बिजनेस इज़ टू स्टार्ट बिजनेस। मतलब अगर आप बिजनेस को लर्न करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट कर दें। उस हवाले से हमें अपनी कम्युनिटी फोकस करना पड़ता है कि हम अपनी कम्युनिटी चेंज करें, क्योंकि हम लोग जो हैं वो एवरेज होते हैं 5 पीपल का जो हमारे इर्द गिर्द है। तो हम अगर अपनी कम्युनिटी को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, हम अपनी उस कम्युनिटी की तरफ जाते हैं जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, तो ये एक अच्छा वे होता है कि आपको इंकरेजमेंट मिलती है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसके हवाले से हमारा जो ब्रेकले लर्निंग के लिए एक फेसबुक ग्रुप है, मतलब वो हर पर्सन को फेसबुक अवेलेबल है, उस अगर वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ले तो उसमें उसको सक्सेस स्टोरीज, फेलियर स्टोरीज मिलेंगी। उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा लर्न अमेजॉन ड्रॉप शिपिंग बाय ब्रेकले लर्निंग के नाम पे फेसबुक पे है। अगर वो यूआरएल पे जाना चाहे तो brakle.com/group GROUPBRAKLEY, तो वो कम्युनिटी ज्वाइन कर ले। आफ्टर दैट हमारा जो फ्री कोर्स अवेलेबल है, जिसे brakle.com/BRAKLEY.com/bell ब्रेकले ई लर्निंग, वहाँ पर साइन अप करें और फ्री कोर्स करें। हम ये रिकमेंड करते हैं वो फ्री कोर्स करें। आफ्टर दैट ये होगा कि फ्री कोर्स करने के बाद वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर ले। उसके अलावा हमारे पास फ्री के अलावा हमारे पास पेड बूट कैंप्स होते हैं। मतलब बूट कैंप में हम जिसके अंदर हम लोग बच्चों को ट्रेनिंग्स देते हैं, जिसमें 1-on-1 या फेस टू फेस ट्रेनिंग जिसे कहते हैं, क्लासरूम स्टाइल में। अगर वो करना चाहें वो करें। अगर किसी के पास फीसिस अवेलेबल नहीं है तो वो स्कॉलरशिप अप्लाई करें, हमारी कंपनी स्कॉलरशिप्स देती है। इसके अलावा हमारे पूरे पाकिस्तान में सेमिनार्स अवेलेबल हैं, वो सेमिनार्स में आए। फैसलाबाद में भी हमारा सेमिनार है, इसीलिए मैं यहाँ आया था, तो उसके हवाले से वो सेमिनार्स में भी आ सकते हैं, वहाँ पर अपने शहर के लोगों से कम्युनिटी कर सकते हैं। उसमें ये होता है कि उनको इंकरेजमेंट मिलती है कि यार वो भी कर रहा है मैं भी करूँगा, तो वो एक दूसरे को देख के स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके हवाले से अगर मैं समराइज़ करूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिटी अपनी चेंज कर लें। फेसबुक ग्रुप्स पे बहुत कम्युनिटीज़ अवेलेबल हैं, अमेज़ॉन के हवाले से आप ज्वाइन कर लें, तो आपको उसके साथ जब इन टच हो जाएंगे तो आपको एक इंकरेजमेंट मिलेगी कि मैं भी ये करूँ।
दूसरा, फ्री कोर्स कर लें। फ्री कोर्स से ये होगा कि उनकी जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्या है कैसे है। देन दे डिसाइड कि उन्होंने बिजनेस करना है तो वो बिजनेस की तरफ आएँ, फ्री कोर्स से सीखें। उसमें एडवांस स्किल्स अवेलेबल हैं, एडवांस चीज़ें बताई गई हैं, एडवांस टेक्निक्स बताई गई हैं कि वो उसको लर्न करके, अभी तक थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो फ्री कोर्स से सीख के अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो आप वो फ्री में सीख लें, कुछ घंटे हैं लाइफ के वो लगा लें, उसको देखें, एनालाइज करें। आफ्टर दैट मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अंडरस्टैंड करते हैं कुछ चीज़ों को, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को, तो बहुत आसानी से आप फ्री कोर्स करके अपना बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में रह के स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें सब डिटेल्स A to Z अवेलेबल है, और इससे ये होगा कि वो अपना जर्नी स्टार्ट करें। इसके अलावा हमारी जो कंपनी की फ्री हेल्पलाइन अवेलेबल है, जो कि है 0311121181, उस पर कॉल कर लें। हमें कोई भी ट्रबल शूटिंग है, आपको कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे ई-कॉम एक्सपर्ट्स आपको फ्री में गाइडलाइंस देते हैं और आपकी जो मसला है उसको हम हल करते हैं। बिल्कुल। ऑफ कोर्स रमज़ान, जिस तरह से हम पहले भी बात करते कितना ज़रूरी है यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफ कोर्स जॉब मार्केट, चाहे हम वो ई-कॉमर्स के हवाले से बात करें, कितना इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअल रियल टाइम एक्सपीरियंस या एटलीस्ट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज स्टूडेंट्स तक कन्वे की जाए। ये बड़ा ज़रूरी है और ये पार्ट ऑफ सिलेबस होना चाहिए, मैं समझता हूँ। और यूनिवर्सिटीज़ के जो कत्ता धरता है उनको अपनी इस हवाले से जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि ना सिर्फ जो मार्केट में लोग अवेलेबल हैं, वो ई कॉमर्स हो, वो मीडिया हो, वो मेडिकल हो, वो फार्मेसी हो, वो उर्दू का शोबा हो, वो इस्लामियात का शोबा हो, उन लोगों को गाहे बगाहे यूनिवर्सिटीज़ के दौरे रखवाने चाहिए ताकि वो समझ सकें कि फील्ड क्या है और इस वक्त यूनिवर्सिटी क्या है। इसके साथ साथ जो वहाँ पे स्टाफ अवेलेबल है उन्हें रिफ्रेशर कोर्सेज जो हैं वो करवाने चाहिए और उनको मार्केट में भिजवाना चाहिए कि वो देख के आएँ कि इस वक्त सिचुएशन क्या है मार्केट में। वही सिलेबस जो 2000 से पहले का छपा हुआ है वो 2022 में ना पढ़ाएं, कुछ नई चीज़ें उसमें ऐड अप करें। मैंने एक्चुअली में सुना है रमज़ान, कई जगहों पे अभी भी विंडोज़ जो वो पढ़ाई जाती है एक्चुअल में कि लाइक आप ब्राउज़र को राइट क्लिक करें तो न्यू टैब खुलेगा एंड ऑल दैट। तो आई थिंक बहुत पीछे है हमारा सिलेबस, वी हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जो बच्चा इवन के नर्सरी में जाता है वो इस फोन का हमसे ज्यादा एक्सपर्ट हो चुका होता है, उसे पता होता है और वो आइकॉन से उसको पहचान रहा होता है कि इसमें कौन सी गेम कहाँ पे है। एक्चुअली में दे नो मोर देन अस। जो फनी चीज है कि मेरे बहुत सारे छोटे जो कजन्स हैं उन्होंने मुझे टिकटॉक का इस्तेमाल करना या उनके यूट्यूब पे उन्होंने वो बनाए हुए हैं, अकाउंट्स बनाए हुए हैं और चैनल्स बनाए हुए हैं। मैं बड़ी हैरान हुई थी, मैंने कहा ये तो मुझे भी नहीं करना आता। आई थिंक बच्चे जो आज के हैं वो हमसे भी आगे निकल गए हैं और वी हैव टू कैच अप। हमें उनके साथ जो है हमारे सिलेबस को एटलीस्ट वो बिल्कुल बड़ा जरूरी है। और हर चीज जो है जिस तरह तेजी से हमारी सोसाइटी के अंदर एडवांसमेंट आ रही है, चीजें ऐड हो रही हैं, सिलेबस को भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए। और बहुत जरूरी है कि आप किताबों से निकल के अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की तरफ भी जाएं। लेकिन अभी तक तो हम यही डिसाइड नहीं कर सके कि हमने कौन कौन से मास्टर्स के कोर्स जो है वो कम से कम बंद करने हैं ताकि वो बंदा मास्टर्स करने के बाद ये तो ना महसूस करे कि मुझे अच्छी जॉब मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे काम इस शोबे में करने वाला है एकेडेमिया में, लेकिन अभी कुछ नहीं हो रहा। और इस बात की भी बड़ी जरूरत है कि जो प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं वो उस्मान साहब जैसे लोग हों या इसी तरह के बहुत सारे लोग जो मार्केट में बैठे हैं वो कम से कम हकीकत से रोशनास करवाएं। और मेरी यूथ को ये अपील है कि भाई आप फेसबुक ज़रूर यूज़ करें, लेकिन उसमें से कुछ मुस्बत चीज़ें भी देखें। और इंस्टा पे भी जाएं, उसमें भी कुछ मुस्बत चीज़ें देखें और देखें कि आप बजाय इसके कि सारा दिन स्क्रॉल करी जा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे कर रहे हैं, कभी कमेंट पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसके अलावा भी कुछ और किया जा सकता है। अगर फैसलाबाद शहर, बिकॉज ऑफ कोर्स आज आप यहाँ पर हैं और फैसलाबाद की ऑडियंस और फैसलाबाद के जो लोग हैं वो हमारे सिटी 41 और फैसलाबाद शहर का बहुत बहुत गहरा रिश्ता है। और इनफैक्ट हमारा जितना भी कंटेंट होता है हमारी कोशिश होती है कि फैसलाबाद शहर के ऊपर ही फोकस्ड हो। तो अगर ब्रीफली, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, ब्रीफली उनको कोई मैसेज देना चाहें, टिप्स देना चाहें, क्या करें? ठीक है जी, टिप तो एक ही है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करें। मेरा गला थोड़ा बैठा हुआ है। बिल्कुल जी, आप अपने, और आई थिंक ये रमजान सबका आजकल यही हाल है कि शो स्टार्ट होने से पहले कोई मुझे 2 मिनट लगे अपने गले को सेट करने में, तो इट्स एब्सोल्युटली उसमें ये है कि अपना बिजनेस स्टार्ट करें, लर्निंग स्टार्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोकस ऑन देयर स्किल्स। अगर वो स्किल पे फोकस करते हैं और अच्छी एक स्किल सेट ले लेते हैं, आई थिंक फैसलाबाद के जो लोग हैं बहुत टैलेंटेड हैं। मैं भी फैसलाबाद से हूँ, मेरा ताल्लुक भी फैसलाबाद से। अब मैं लाहौर में चला गया, लेकिन मैंने अपने स्किल पे फोकस किया
स्किल सेट पे फोकस किया, लर्निंग की, बाहर के लोगों से सीखा। आफ्टर दैट अब मैं ये इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को सिखा रहा हूँ। इसलिए अपनी स्किल पे फोकस करें। फ्री में नॉलेज अवेलेबल है, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो है वो थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की मैं जरूरत आपके है। गले को और टॉर्चर नहीं करवाऊंगी। चलो, थैंक यू सो वो मच। बड़ा जरूरी है। मैं ये एक सिंपल बात करूंगा, भाई अपनी दुकान बना लें, ऐसे ही। वो बेशक इंटरनेट पे बना लें या घंटा घर कहीं अतराफ में बना लें। वो लोग आज छोटी दुकान होगी, कल को बड़ी बनेगी। बिल्कुल शुरू कर लें। शुरू करना इज द फर्स्ट थिंग। स्टार्ट करें और इंतजार ना करें। कोई नहीं है जो आकर आपके लिए रास्ते आसान करेगा। कोई शॉर्टकट नहीं होता जिंदगी में। पहला कदम सबसे ज्यादा मुश्किल होता है और उसके बाद हर कदम आसान होता जाता है। पहला कदम हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा मुश्किल लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरियस 10 में एक दफा फिर आपका खुश आमदीद कहते। तो अब वक्त है मेरे फेवरेट सेगमेंट एंड ऑफ कोर्स किचन के सेगमेंट का। मैं ऑलरेडी किचन में आ चुकी हूँ और बहुत बहुत एक्साइटेड भी हूँ और भूख भी लगना शुरू हो गई, बिकॉज अराउंड दिस टाइम हम प्लान कर रहे होते हैं कि हम लंच में क्या खाने वाले हैं। ऑफ कोर्स अगर आज सुबह आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम नहीं मिला या आप अभी सोच ही रहे हैं कि लंच में क्या बनाया जाए, तो हमने सोचा आपका काम एब्सोल्युटली आसान कर देते हैं। एंड हमारे किचन के अंदर एक अमेजिंग सी इजी रेसिपी तैयार की जाएगी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ताकि आप उसको आज भी अगर लंच के लिए बनाना चाहते हैं तो आराम से बना सकते हो। और बहुत ही इंपॉर्टेंट शेफ जो है आज हमारे साथ मौजूद होंगे, बहुत टैलेंटेड है। मिनटों के अंदर हमारा जो डिश है वो तैयार हो जाएगी और आप इसको घर पे रहते हुए रेसिपी को अगर आप वर्ड टू वर्ड फॉलो करें, बड़े आराम से अपना फ्यूजन भी आप लगा सकते हैं। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं, कुछ कम ज़्यादा करना चाहते हैं, करके इस रेसिपी को आज आप लंच के लिए या फिर डिनर के लिए तैयार कर सकते हो। तो जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ कि आज हमारे साथ स्काई लाउंज जो कि ग्रैंड रीजेंट होटल स्काई लाउंज से मुराद अली मौजूद हैं, जो कि ऑफ कोर्स बहुत ही टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो हमने सोचा कि आज आप लोगों के लिए आसान सी रेसिपी हमारे किचन में तैयार की जाएगी। आपको पहले तो वेलकम करते हैं शो के अंदर और हमारे ऑडियंस के लिए आप आज क्या बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आपको और आपकी सब टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें मौका दिया कुकिंग का। तो मैं आज आपके सामने एक मद्रासी हांडी और एक मुगलाई हांडी वो शेयर करूंगा। इसकी रेसिपी भी शेयर करूंगा और इसका जो बनाने का तरीकाकार है वो भी मैं आपके सामने इसको मुकम्मल शेयर करूंगा। अच्छा, मुझे ना जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दें कि क्या क्या आप इस्तेमाल करें। ये मद्रासी हांडी के लिए हमें टमाटर को बॉयल करना पड़ता है और उसको बॉयल करके उसका छिलका उतार के उसको ग्राइंड करके उसमें नमक मिर्च हल्दी डाल के उसको यानी कि पकाया जाता है। जब ये मसाला थिक हो जाता है, ये मेरे पास पड़ा है, बिल्कुल थिक हो जाता है, तो फिर इसको लहसुन और अदरक के का पेस्ट का तड़का लगाया जाता है। उसके बाद यानी कि ये मेरे पास चिकन पड़ा है जो कि जिसको हम जूलियन कटिंग भी कहते हैं और फिंगर कटिंग भी कहते हैं। तो इसको पैन में डालकर लहसुन का पेस्ट डालकर तो इसको यानी कि नमक दड़ा मिर्च और हल्दी लगाकर इसको यानी कि पकाया जाता है। तो एंड में इसके हम ये मिल्क क्रीम यूज़ करेंगे। और जो हमारी दूसरी है मुगलाई हांडी है, इसके लिए हम ये बहुत ही यानी कि हेल्दी फूड है, मुगलाई फूड है। इसको हम यानी कि ये इसकी वाइट सॉस होती है, ग्रेवी पड़ी है, वाइट सॉस है। इसको हम जब बॉयल करते हैं ना प्याज को, तो इसमें हम बादाम और जो काजू है उसको यानी कि अंदर डाल के तो इसको यानी कि बॉयल करते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। उसके लिए दूसरे नंबर पर ये आ जाता है, हमारे पास पड़ा है चिकन क्यूब कटिंग में, थाई का चिकन है क्यूब कटिंग में, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं यानी कि इसमें हम नमक और उसके अलावा हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे ग्राइंड का, तो थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर। तो एंड में इसके हम योगर्ट भी इस्तेमाल करेंगे और इसमें हम मिल्क क्रीम का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और ये सारा कुछ जो है ये किस चीज़ में बनाएंगे आप? ये नॉन स्टिक फ्राई पैन है,
इसमें बनाएंगे। और ये जो आपका जो गोल्डन कुकिंग ऑयल है, इसमें हम इसको सारा यानी कि ये दोनों चीज़ इसमें बनाएंगे। बिल्कुल। और ऑफ कोर्स मैं अगर गोल्डन कुकिंग ऑयल के हवाले से बात करूं तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि अल्ट्रा रिफाइंड बेस्ट वेजिटेबल घी और कुकिंग ऑयल अवेलेबल है, जिसमें आप कोई भी रेसिपी, चाहे वो ट्रेडिशनल रेसिपी हो या मॉडर्न रेसिपी हो, चाइनीज़ फ्यूजन फूड हो या फिर कोई ऐसी रेसिपी जो कि आपकी फैमिली में जनरेशन से चली आ रही हो और आपकी नानी शायद जो है वो कभी आपको बताई हो, तो लाजमी तौर पे गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों को ये दावा है कि प्रिसिजन के साथ आपकी हर रेसिपी तैयार हो सकेगी। और जितनी देर जो है आज कुकिंग ऑयल ऑफ कोर्स हम लोग गोल्डन कुकिंग ऑयल में हमारा खाना तैयार होगा, तो आप ऐसा करें, आपका बनाना जो है इसको स्टार्ट कर दें। हाँ, ताकि हम लोग जल्दी से जो है इसको अपने ऑडियंस को बता सके कि आज लंच के लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि लंच के अंदर क्या बनाया जी। तो ना आप इसको बनाना जो है ना वो जल्दी से स्टार्ट कर दें इंशाल्लाह ताला। ये बिस्मिल्लाह पढ़ने लगा हूँ, बिस्मिल्लाह। चलें जी, तो रेसिपी जो है वो ऑलरेडी बनना शुरू हो गई है। और गोल्डन कुकिंग ऑयल के कितने स्पून्स जो हैं आप इसके अंदर? ये तकरीबन 1.5 कड़ी स्पून हम इसमें ना यूज करें। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि 1.5 स्पून कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। हमारे किचन में गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है आज। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया आपको कि गोल्डन कुकिंग ऑयल अल्ट्रा रिफाइंड है, जिसके अंदर विटामिन एंड मिनरल्स का ब्लेंड भी मौजूद है। आपकी सेहत के लिए अच्छा, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा। एंड ऑफ कोर्स चाहे ट्रेडिशनल रेसिपी हो, मॉडर्न रेसिपी हो, उसको बड़ी आसानी के साथ गोल्डन कुकिंग ऑयल के अंदर तैयार किया जा सकता है। अल्ट्रा रिफाइंड भी है। एंड ऑफ कोर्स किसी भी कुकिंग ऑयल के साथ हमें हमेशा यही होता है कि क्या हम अपनी सेहत को भी प्रायोरिटाइज कर पाएंगे और कहीं हमें टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं पड़ेगा। तो गोल्डन कुकिंग ऑयल बनाने वालों का दावा है कि ना तो आपको टेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ना ही आपको अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो कि ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे किचन के अंदर गोल्डन कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करते हुए 2 रेसिपीज बनाई जा रही हैं और ऑलरेडी जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि 2 सेपरेट जो है वो कढ़ाइयों के अंदर इसको तैयार किया जाएगा। और आप लोगों को पता है मेरी कुकिंग स्किल्स जो हैं कोई इतनी अच्छी नहीं है, तो मैं ये ज़रूर मैं करूँगी कि सपोर्ट करूँगी मैं शेफ़ को इस डिश की तैयारी में। और आपने ये लहसुन जो है वो ऐड कर दिया। ये पहले मैंने ऑयल डाला 1.5 कड़ी स्पून जी। अच्छा, दोनों के अंदर 1.5 टेबल स्पून आपने डाला जी। और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अच्छा, तो 1.5 स्पून जो है गोल्डन कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। कितना आपने पेस्ट जो है? यानी कि ये आपने 1 टेबल स्पून तकरीबन। अच्छा, दोनों में। अच्छा, 1 टेबल स्पून जो है दोनों के अंदर ऐड किया। और अब आप वेट करेंगे इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। अच्छा। यानी कि ये जब अपना रंग छोड़ जाएगा थोड़ा सा, तो फिर हम इसमें वो जो चिकन है ना वो डालेंगे। सही हो गया। और ऑफ कोर्स आपने जैसे बताया कि क्यूब कट जो है ये फिंगर कट आपने ये क्यूब कटिंग है। अच्छा। और फिंगर कटिंग जो ये है मद्रासी की जो कटिंग है वो फिंगर कटिंग भी इसको कहते हैं, जूलियन कटिंग। अच्छा। कटिंग भी कहते हैं। अच्छा जी। अच्छा जी, तो ये ऑलरेडी जो है 2 सेपरेट डिशेस जो हैं वो बना रहे हैं और हेल्थ के लिए दोनों जो हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी है कि कोई भी रेसिपी जो हमारे किचन में बनाई जाए वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हो। और मैं ये भी पूछ लेती हूँ शेफ़ से कि शेफ़ ये ब्रेस्ट पीस होना ज़रूरी है या फिर ये लेग पीस है? ये जो है ना ये थाई की बोनलेस है और ये सीने की बोनलेस है। अच्छा, सीने की बोन। हाँ जी, सही हो गया जी। तो दोनों का एक्चुअली इस्तेमाल किया जा रहा है। ये जो क्यूब कटिंग है वो थाई इन्होंने बोला और साथ ही साथ जो फिंगर कट है वो चेस्ट पीस से इस्तेमाल किया गया है। और ऑफ कोर्स ऑलरेडी मसाले भी आप देख रहे हैं कि डलना स्टार्ट हो गए हैं। कभी भी जब खाने की बात हम करते हैं और हम सेहत की बात करते हैं तो आई थिंक हम फैसलाबादी जो हैं बड़े शौकीन हैं खाने के और डिफरेंट तरह की डिशेस हमें बहुत अच्छी लगती है और हमारे घरों में भी बनाई जाती है। एक और चीज़ है जो कि ऑफ कोर्स हमारे हर घर में एक रिवायत और एक ट्रेडिशन की तरह बनाई जाती है। एंड ऑफ कोर्स मैं चाय की बात करूँ, अगर मैं चाय के हवाले से बात करूँ तो टी बनाने वालों को यह दावा है कि दुनिया के बेहतरीन बागात से चुनकर टी लीव्स लाए जाते हैं, जिसकी वजह से पत्ती इतनी फाइन होती है मिनटों के अंदर आपको एक परफेक्ट ब्लेंड तैयार आप कर सकते हैं। और यूजुअली बड़ी तारीफें की जाती हैं जहां पर चाय के लिए स्पेशली रेस्टोरेंट्स होते हैं और दूर दूर जाके जो है चाय पी जाती है, लेकिन डीएटी बनाने वालों को ये दावा है कि घर पे रहते हुए आप सेम टू सेम अमेजिंग सी चाय बना सकते हैं। 2 डिफरेंट क्वालिटीज अवेलेबल हैं, जिसमें एक्सट्रीम क्वालिटी पैकिंग है जो कि अगर आप थोड़ी कम पत्ती वाली चाय पीना जो है वो पसंद करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी तेज पत्ती वाली चाय पीना पसंद करते हैं तो आप डीएटी दाने वाली जो कि रेड पैकिंग में अवेलेबल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑफकोर्स एक्स्ट्रा वैल्यू पैक भी है, तो आपको सेम प्राइस के अंदर एक्स्ट्रा पत्ती जो है
वो मिल जाएगी। एंड बड़ी आसानी से आप इस रेसिपी को घर पर जो है वो तैयार कर पाएंगे और बहुत ही अमेजिंग खुशबू जो है इस रेसिपी से मुझे आ रही है। आई नो कि हम डी ट्रैक हो जाते हैं जैसे ही हम चाय का सुनते हैं, लेकिन खाने का वक्त हो रहा है और ऑलरेडी सुबह की जो चाय है वो आई थिंक मोस्ट लोगों ने पी ली होगी इस वक्त तक, और अब खाने का वक्त जो है वो जैसे जैसे करीब आ रहा होता है आपको भूख लगना शुरू हो जाती है और आप वेट कर रहे होते हैं कि कब जो है खाना तैयार होगा। तो अगर आप आज घर पर कोई भी मेहमान बुला रहे थे, नहीं भी बुला रहे थे, तो अपने और अपनी फैमिली के लिए आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। और हमारे जो शेफ हैं बड़े ही टैलेंटेड हैं, बड़ी जल्दी जल्दी जो है उन्होंने बनाकर जो है ना, मतलब आप मेरे खड़े खड़े इन्होंने बना दिया और यूजुअली बड़ा वक्त लग जाता है इन डिशेस को। शेफ आप बताएं कहाँ तक डिशेस जो है वो पहुंच गए हैं? ये तकरीबन हाफ डन हो चुकी हैं और अभी सिर्फ 5 मिनट में ये तैयार हो जाएंगी। 5 मिनट के अंदर ये तैयार इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। अच्छा। और ये एक बात मैं और ऐड कर दूं यहाँ पे, ये जो मद्रासी है बड़ी, यानी कि हमारे स्काई लॉन्ज में ये बड़ी ऑथेंटिक रेसिपी है। ये हमारे ऑनर भी बड़े शौक से खाते हैं। और ये फैसलाबाद में ये जो मद्रासी है सिर्फ हमारा होटल ही यानी कि दे रहा है। अच्छा अच्छा। तो ये बड़ी हमारी सीक्रेट रेसिपी आप है, लोगों की सिग्नेचर डिश है। हाँ जी। अच्छा। तो ये हमारे ऑनर भी बड़े शौक से खाते हैं। तो ये यानी कि हमारी वो स्काई लॉन्ज की स्पेशल डिश कह लें कि अच्छा। ये वो है। और तो शेफ लास्ट टाइम जब मैं आपसे रेसिपी का पूछ रही थी तो आपने चिकन को जो है ऐड कर दिया था, उसके बाद मुझे बताएं कि क्या क्या मसाले आपने ऐड किए हैं डिश के? ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर चिकन को ऐड कर दिया था तो फिर इसमें मैंने मद्रासी में सबसे पहले नमक डाला था, फिर इसमें मैं वो कुटी हुई लाल मिर्च डाली थी, तो उसके बाद मैंने हल्दी पाउडर डाला है इसमें, और बस अब इसको मैं पकाऊंगा। जब ये अच्छी तरह पक जाएगा चिकन, तो फिर इसमें मैं ये जो मसाला इसका पड़ा है ना, सॉस इसकी पड़ी है, वो डालूंगा। उसके बाद एंड में इसको मैं यानी कि ये मिल्क क्रीम डालूंगा। अच्छा। और ये हमारी डिश तैयार हो जाएगी। अच्छा, और दूसरी डिश का भी बता दें शेफ। दूसरी डिश ये मुगलाई है, ये बेसिकली वाइट में है। इसमें मैंने सबसे पहले नमक डाला है, फिर मैंने ये शेफ हमारी ब्रेक का वक्त हो गया, लेकिन जल्दी से बता दें। ये ग्रीन चिली का पेस्ट डाला है इसमें, और एंड में इसमें मैं जीरा धनिया और ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर डाल के और मिल्क क्रीम डाल के इसको फाइनल कर दूंगा। चलें जी, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग 2 डिशेस हमारे किचन में तैयार हो रही हैं। जितनी देर ये डिशेस बन रही हैं, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है हमारा किचन का सेगमेंट जारी था, जिसमें आपने देखा कि आज 2 बहुत ही मजेदार सी रेसिपीज बनाई जा रही हैं। मुराद अली जो कि हमारे शेफ हैं, स्काई लाउंज ग्रैंड रीजेंट होटल से यहाँ पर मौजूद हैं, और ग्रैंड रीजेंट होटल जो है वो चेन 1 रोड पे मौजूद है। अगर आप जाकर चेकआउट करना चाहते हैं तो लाजमी तौर पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पर आज कुछ लंच या डिनर के लिए बनाने का प्लान कर रहे हैं तो 2 बहुत ही मजेदार इजी रेसिपीज जो कि लिटरली 10 मिनटों के अंदर तैयार हो सकती हैं। आप बड़े आराम से हमारी ये रेसिपी जो है हमारे शेफ को देखकर अपने घर पर बड़े आराम से इसी को कॉपी करते हुए, फॉलो करते हुए बना सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए आपको पता है फैसलाबाद शहर के हवाले से हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि डिफरेंट इश्यूज के बारे में बात करें, मंजर आम पर लेकर आए, पॉलिटिकल डायनेमिक्स और सिनेरियो की बात करें। तो पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है कि बड़े ही क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग ओपिनियंस रहे हैं पब्लिक के, और कभी किसी पार्टी के साथ तो कभी किसी पार्टी के साथ फैसलाबाद शहर की आवाम जुड़ती हुई नजर आती है। ऑनेस्टली अगर बात करें तो पिछले कुछ सालों के अंदर फैसलाबाद शहर की डेवलपमेंट के हवाले से ज्यादा काम होता हुआ नहीं नजर आया। यहाँ पे ये डिनाई नहीं किया जा सकता कि बहुत सारी सेक्टर्स में इंप्रूवमेंट भी आई है लाजमी तौर पर, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नेग्लेक्ट भी हुई हैं। लोकल बॉडीज के एक्टिव ना होने की वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि स्पेशली गली मोहल्ले के मसाइल हैं, उन पर किसी ने फोकस नहीं किया। मैं जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन करा देती हूँ। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं और जिनसे इन्हीं चीजों के हवाले से बात करेंगे और उनकी राय लेंगे। तो जी मियां ताहिर जमील MPA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। आपको वेलकम करते हैं शो के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने के लिए। और बड़े ही इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं फैसलाबाद शहर के जो हम चाहते हैं कि जिन पर आज हम आपका ओपिनियन जो है वो ले पाए। तो मैं चाहती हूँ अगर आप थोड़ा सा स्टार्ट करते हुए बताएं, मुस्लिम लीग नून के हवाले से बात करें, फैसलाबाद शहर में पॉपुलैरिटी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है, उस हवाले से क्या प्लानिंग्स है, क्या स्ट्रैटेजी है नेक्स्ट इलेक्शंस को लेकर? देखें, सबसे पहली बात तो ये है, जैसे आपने अभी लोकल बॉडी का जिक्र किया कि पिछले 1.5-2 साल से जो लोकल बॉडीज़ के साथ किया जा रहा है पूरे पंजाब के अंदर, आप देखें कि हमारे अरबों रुपए जो थे वो लैप्स कर गए। स्कीमें जो गली नाली जो सड़कें बननी थीं
वो सड़कें नहीं बन सकें। उसके अलावा आप देखें कि डेवलपमेंट के जो काम होने थे, जो कॉरपोरेशन से होने थे, वो सारे जो हैं वो नहीं हो सके। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि ये हुकूमत जो है ये करना क्या चाह रही है। ये गरीबों को तंग करना चाह रही है, ये शहरियों को तंग करना चाह रही है, या ये पाकिस्तान की तरक्की की दुश्मन है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इन लोगों को ये बातें क्यों नज़र नहीं आती। जब असम्बली के फ्लोर पे या किसी मीटिंग के अंदर इनको बताया जाता है, इनकी गलतियों को पॉइंट आउट किया जाता है, तो बजाय ये गलतियों से सीखने के उल्टा हमें इस बात का ताना शुरू कर देते हैं, जी चोर डाकू चोर डाकू। चोर डाकू की गर्दान करते करते आप देखें कि 3.5 साल हो चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 4.5 साल से एहतसाब के नाम पे आप देखें कि उन्होंने जेलें भी काटी हैं, मुख्तलिफ महकमों में उन्होंने एहतसाब के अमल का भी वो हिस्सा रहे हैं। आप देखें कि सबसे ज़्यादा अगर कोई विक्टिम है तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। यहाँ पर हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, चाहे वो जूनियर लीडरशिप है, तमाम के तमाम को इन्होंने पाबंदे सलासल रखा। हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को सिर्फ इस चीज़ की सज़ा दी गई कि उन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की थी। आप देखें कि पूरे पाकिस्तान की तारीख में किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने 12,000 मेगावाट जो बिजली है वो नेशनल ग्रिड के अंदर ऐड नहीं की। अकेला मियाँ नवाज शरीफ था और उसकी पूरी टीम थी कि उसने मेहनत करके 12,000 मेगावाट जो बिजली थी वो नेशनल ग्रिड के अंदर ऐड की और उससे लोगों को सुख का सांस मिला। उससे पहले आप देखें कि जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, उस हुकूमत के अंदर आप देखें कि किस तरह लोग अंधेरों में जा चुके थे। फैक्ट्रियां फैसलाबाद की बंद हो चुकी थीं, लूम इंडस्ट्री वाले रोज़ाना हड़तालें करते थे, मजदूर सड़कों पे होते थे, रोटियां गलों में डालकर जिला कौंसिल चौक में एहतजाज कर रहे होते थे। तो उस सारी सिचुएशन को देखकर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी टीम के साथ उन्होंने डिलीवर करके दिखाया। उन्होंने पाकिस्तान में नए नए प्रोजेक्ट जो थे वो इंट्रोड्यूस कराए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में नई यूनिवर्सिटीज़ बनी, नए कॉलेजेस बने और हेल्थ सेक्टर में आप देखें कि नए हॉस्पिटल्स बने। हमारा फैसलाबाद के हवाले से अगर बात करें तो हमें चिल्ड्रन हॉस्पिटल एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल दिया गया। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल जहाँ पर मेरे और आपके बच्चे जो हैं उनका इलाज होना है, पंजाब के अवाम के बच्चों का इलाज होना है, उसकी एक्सटेंशन होना थी और वो अप्रूव PC1 था। उसके 4 अरब रुपए जो थे वो रिलीज़ होने थे। आज 3.5 साल होने वाले हैं। चिल्ड्रन हॉस्पिटल का काम जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई थी वहीं पे आज तक पड़ा हुआ है। मुझे ये बताएं, ये तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ये कहते थे कि हम हेल्थ सेक्टर के अंदर एक एहतजाज जो है वो नाम नहाद तौर पे कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हमने एहतजाज नहीं किया, हमने इनकी गलतियों को पॉइंट आउट किया और उसकी सज़ा हमें ये दी गई कि हमें ये कहा गया कि जी आपकी पॉलिसियाँ गलत थीं। अब मुझे ये बताएं कि अवाम अब आने वाले इलेक्शन में फ़ैसला करेंगी कि पॉलिसियाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ठीक थीं या पॉलिसियाँ जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ठीक हैं। अब ये देखें कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो सिंध के अंदर हुए, चाहे वो KP के अंदर हुए, चाहे वो पंजाब के अंदर हुए, तमाम के तमाम जो ज़िमनी इलेक्शन हैं उसमें हुकूमत ने मुंह की खाई है। आप देखें कि अवाम ने बुरी तरह रिजेक्ट किया, ना कि रिजेक्ट किया बल्कि कई जगह पर तो इनकी ज़मानतें रिजेक्ट हो गई। लाहौर जैसे शहर के अंदर इनका कैंडिडेट जो था वो बहाना बना के पतली गली से निकल गया कि कहीं हमारी जो शिकस्त है वो पूरी दुनिया में हमारे लिए, हमारे नाम पर एक धब्बा ना बन जाए। तो अब भी इंशाल्लाह आप देखें कि पूरे पंजाब के अंदर इंशाल्लाह अवाम तैयार बैठी है, बलोचिस्तान की अवाम तैयार बैठी है, वो इनसे ज़रूर एहतसाब लेगी क्योंकि इन्होंने हमारे टैक्सेस के जो पैसे हैं वो ज़ाया किए हैं पैसे इन्होंने यूटिलाइज नहीं किए पैसे। और बिल्कुल मैं चाहती हूँ कि हम अपनी गुफ्तगू को जारी रखें, लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है तो बिल्कुल छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक सीरिया 10 में एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले आपको पता है बहुत ही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। फैसलाबाद शहर की बदलती हुई एवर चेंजिंग पॉलिटिकल डायनामिक्स को डिस्कस करने के लिए पिछले कुछ सालों में फैसलाबाद शहर को इवन दो हम इतना मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं हमारी जीडीपी के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, फैसलाबाद शहर की इंडस्ट्री ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर है। और जहां पर एक तरफ चीजें बेहतर होती नजर आई हमारी इंडस्ट्री के लिए, वहीं पर बहुत सारी शिकायत, बहुत सारी उम्मीदें टूटती हुई भी नजर आई। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, डिफरेंट एस्पेक्ट से देखने की कोशिश करें सिचुएशन को, और अगर हो सके तो सही में क्या रियलिटी है, क्या करंट सिचुएशन है, इसके बारे में बात करें। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे स्पेशली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से, आपने मेंशन किया, और मैं चाहती हूँ कि पिछले कुछ अरसे में, पिछले कुछ सालों में फैसलाबाद शहर में कोई भी मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता हुआ नजर नहीं है। इसके पीछे क्या वजह? देखिए, मैंने ये कहा है, जैसे आपको पहले कहा है, कि ये हुकूमत जो है ये नकम्मी भी है, नाअहल भी है, और इनको किसी चीज़ की समझ भी नहीं आती। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, और फैसलाबाद शहर जो है, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने उन ताजर बरादरी को और उन टैक्स पेयर्स को कि जो पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूशन करते हैं। आप देखें कि FBR के अंदर जो मेजर रोल है वो फैसलाबाद की इंडस्ट्री का है। फैसलाबाद में आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री उठाएं, आप लूम इंडस्ट्री उठाएं, आप स्टील इंडस्ट्री उठाएं, आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री उठाएं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इन तमाम इंडस्ट्रीज़ ने अपना लोहा मनवाया। लेकिन उसके बरक्स अगर आप देखें, एक हॉस्पिटल है पीपल्स कॉलोनी में जो शुरू हुआ था हसीब शहीद के नाम से, वो तकरीबन 2.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था, लेकिन आज तक आप देखें कि वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सका। हमारी जब गवर्नमेंट थी, हमने उसके पैसे रिलीज़ किए, उसके PC1 को अप्रूव किया, उसकी जो स्कीम थी, उसका नक्शा था, उसकी हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग हमने पास किया, लेकिन आज तक उसको आप देखें कि चलाया नहीं जा सका सही तरीके से। उसके सिर्फ आउटडोर जो पेशेंट हैं वो वहाँ पे देखे जा रहे हैं। अब जो शहर का नहर की उस तरफ एरिया है, वहाँ पर जो आबादी है वो तकरीबन कोई 50 लाख के करीब लोग वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। वहाँ पर आप देखें कि मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, बटाला कॉलोनी, मासूम टाउन, सरफराज कॉलोनी, आगे चले जाएं वारिसपुरा, मलखावाला, सत्याना रोड, जड़ामला रोड, वो सारा उस हॉस्पिटल के ऊपर बर्डन जो है वो आ सकता है। लेकिन हुकूमत जो है वो बिल्कुल मैं ना मानूं के रेट लगाए हुए है, और जो बड़ी बड़ी बातें, ये बड़े बड़े दावे करते थे कि हम जी हेल्थ के अंदर और एजुकेशन के अंदर हम इनकलाब बर्पा करेंगे। मुझे ये बताएं कि जो पहले से मंजूर स्कीमों में जो है वो कंप्लीशन नहीं करवा सके, वो बाकी क्या काम करेंगे। तो रही बात फैसलाबाद के मेगा प्रोजेक्ट्स की, तो आप देखें कि जो लास्ट हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स थे उनमें आप कश्मीर अंडरपास, जहाँ पे सिटी 41 का पहले ऑफिस हुआ करता था, वो तकरीबन 2.5 साल ताखीर से वो तामीर हुआ। उस पर भी मैंने वहाँ पर शोर मचाया, असम्बली के अंदर 12 मरतबा आवाज़ उठाई, तब जाकर अल्लाह अल्लाह करके वो जो एक अंडरपास फैसलाबाद का जो था वो कंप्लीट किया गया। मुझे ये बताएं कि मैं इनको कैसे कॉम्पिटेंट मानूं कि ये सारे के सारे जो मेंबरान असम्बली हैं, चाहे वो सूबे के हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली के हैं, इनको अपने हलकों के मसाइल क्यों नहीं नज़र आते। आप देखें कि जगह जगह सीवरेज के पानी खड़ा हुआ है, जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। आप जड़ामला रोड जाएं वो टूट फूट का शिकार है, शेखुपुरा रोड जाएं वो टूट फूट का शिकार है, नड़वाला रोड जाएं वो टूट फूट का शिकार है, सरगोदा रोड, चनियोट रोड जाएं वो टूट फूट का शिकार है, आप झंग रोड पे जाएं तो वो टूट फूट का शिकार है। मुझे ये बताएं कि ये पैसे जो अरबों रुपए जो दावे करते थे कि जी 13 अरब रुपया वजीर आला साहब ने फैसलाबाद को पैकेज दे दिया है, वो क्या 13 अरब इनकी जेबों में गया है? अगर तो सड़कों पे लगा होता, अगर किसी मेगा प्रोजेक्ट पे लगा होता तो मुझे भी नजर आता, आपके कैमरे की आंखों को भी नजर आता, लेकिन वो कहाँ हैं पैसे? वो कौम का पैसा है। हमने इनसे एहतसाब इनका करना है, हमने इनसे पूछना है कि जो आपने पाकिस्तान की तारीख से सबसे ज्यादा जो कर्जे हैं वो इमरान खान की हुकूमत ने लिए हैं।
अब ये कहते क्या हैं, इनकी मंतक क्या है? वो ये कहते हैं कि हमने वो पैसे जो हैं वो आपके पहले कर्जों की इवज जो है वो पीछे IMF को दे दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने जो पैसे लिए हैं वो इन्होंने अपनी नाकामियों, नाअहलियों की नज़र किए हैं। आप देखें कि आटे का स्कैंडल आए, चीनी का स्कैंडल आए, अद्वियात का स्कैंडल आए, मैं एक से एक बढ़कर जो स्कैंडल्स हैं वो इस हुकूमत के हैं। ये जब हुकूमत से नीचे उतरेंगे इनको समझ आ जाएगी कि स्कैंडल्स कहते किसको हैं। और ऑफ कोर्स क्योंकि लोकल बॉडीज हमें इस दौरानिए में एक्टिव नजर नहीं आई हैं। कितना इंपॉर्टेंट रोल लोकल बॉडीज का था, बल्दियाती इदारों का, जो कि इस दौरानिए में हमें एक्टिव नहीं नजर। बीइंग ए मेंबर सूबाई असम्बली अगर बात करूं तो हम पर 50% जो बोझ है वो लोकल बॉडीज का होता है, क्योंकि आप देखें कि आम बंदे की ज़रूरियात ज़िंदगी क्या है, वो हुकूमत से चाहता क्या है। उसको डिस्पेंसरी चाहिए, उसको कॉरपोरेशन के मसाइल हल चाहिए, उसको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो सफाई सुथराई का काम है वो चाहिए, उसको हेल्थ सेक्टर में थोड़ा बहुत काम चाहिए। मतलब ये जो, और उसको अपने जो बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल हैं उनकी जो बेहतरी है वो चाहिए। लेकिन आप देखें कि इस हुकूमत की बेहिसी है कि पिछले 3 साल से इन्होंने लोकल बॉडीज़ को जिस तरह ख़वार किया है उसकी मिसाल जो है वो पंजाब में आपको पहले नहीं मिलेगी। इलेक्टेड मेंबरान जिनको वोट डालकर पंजाब में कामयाब करवाया गया, सिर्फ इस बिना पर उनको निकाल दिया गया कि उनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। तो मुझे ये समझ नहीं आती। इमरान खान साहब वैसे मेरिट की बातें करते थे, कंटेनर पर खड़े होकर बड़े बड़े दावे करते थे और बड़े नकलें उतारते थे। अब मुझे ये बताएं कि हमें तो इतने एथिक्स हैं, हम इनकी कोई नकल नहीं उतारेंगे। हम इनको सिर्फ आईना अभी दिखा रहे हैं, हम इनको दिखा रहे हैं कि ये आपकी कारकर्दगी है। अवाम अब आप देखें कि सड़कों के अंदर, मीटिंग्स के अंदर, असम्बलियों के अंदर जो अवामी नुमाइंदे हैं वो तमाम इनको आईना दिखा रहे हैं, लेकिन ये अपना मुंह छुपाकर पतली गली से निकल रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अब इनका एहतसाब का वक़्त आ चुका है, इनकी नाअहलियों के हिसाब का वक्त आ चुका है। इंशाअल्लाह हम इनसे ज़रूर बदला लेंगे। जो पाकिस्तानी कौम का पैसा इन लोगों ने ज़ाया किया है, हम उस पैसे को इंशाअल्लाह इनसे निकलवाएंगे। और जो शुगर माफिया, ये जितने माफियाज का जिक्र करते हैं, आटा माफिया, ये अद्वियात माफिया, ये पेट्रोल स्कैंडल, जितने स्कैंडल हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम इनसे इन स्कैंडल्स का हिसाब लेंगे। बिल्कुल जी। और ऑफ कोर्स हमेशा यही कोशिश होती है कि आवाम के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। और हमारी आवाम उम्मीदें लगाती है हमेशा, जब भी इलेक्शंस होते हैं, जब भी नए लीडर्स आते हैं, नए रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, हम सिर्फ उम्मीद ही लगा सकते हैं। और हमारा काम है हमारे शो के ज़रिए, प्लेटफॉर्म के ज़रिए आवाम के सवालात को, आवाम के मसाइल को आगे लेकर आना, मंजर आम पर लेकर आना और आप लोगों के सामने लेकर आना। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जब भी आप एक पॉलिटिकल पोजीशन में होते हैं तो आप आवाम के लिए काम कर रहे हैं। आपकी अपनी, और मैं ये बिल्कुल पार्टी से अलग, आपकी अपनी इंडिपेंडेंट अप्रोच क्या है अपनी पोजीशन को लेकर? किस तरह से आवाम के साथ अब अपना कनेक्शन जो है वो जोड़े रखना चाहते हैं? देखिए, हम सुबह 11:30 बजे मैं अपने दफ्तर बैठता हूँ और रात 11:30 बजे तक मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में होता हूँ। जो मसाइल होते हैं लोगों के, उनको हल करवाने की कोशिश करता हूँ। लोगों से मेरा जो राब्ता है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि मैंने वोट लिए थे और उसके बाद मैं गायब हो गया। मैं अपने हलके के अंदर अपनी आवाम के साथ उनके दुख सुख में शरीक हूँ, उनके जो मसाइल हैं उनको पॉइंट आउट करता हूँ, लेजिस्लेशन में हिस्सा लेता हूँ। पंजाब असम्बली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि फैसलाबाद नहीं, पूरे पंजाब में से लेजिस्लेशन में से जो मेरा हिस्सा है, बाकी सबका एक साइड पे, लेकिन मैंने हमेशा अपने हलके की नुमाइंदगी करते हुए, अपने शहर की नुमाइंदगी करते हुए बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फैसलाबाद लाने की कोशिश की है। और फैसलाबाद के जो मसाइल हैं उनको असम्बली के फ्लोर पे हल करवाने के लिए अपना किरदार अदा किया है। मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि मेरे लोगों ने मुझे अगर वोट दिया था, मेरे वोटर्स ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, माँओं ने, तमाम लोगों ने जिस मोहब्बत का इजहार करते हुए मुझे चुना था,
और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज कैमरों के सामने भी बैठे हुए ये इस चीज़ की शर्मिंदगी नहीं है कि मैंने उनका हक अदा नहीं किया। लेकिन असल बात फिर वही आती है कि जो अरबाब इख्तियार हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको चाहिए कि जो मेंबरान असम्बली होते हैं उनकी बातें सुनें, उनके मसाइल हल करें, क्योंकि मेंबरान असम्बली का कोई ज़ाती एजेंडा नहीं होता, उनका एजेंडा अवाम होती है, क्योंकि उन्होंने अवाम में वापस जाना होता है। अगर कोई असम्बली का मेंबर काम नहीं करेगा तो अगले इलेक्शन में वो कामयाब नहीं होगा, अगर कोई काम करेगा तो अवाम उसको वोट करेगी। अच्छा, हमेशा से पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, हमेशा से पॉलिटिक्स में आना चाहते थे, या जब यूनिवर्सिटी या कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तो क्या सोचते थे आगे जाके बनेंगे? नहीं, ये मैं हादसाती तौर पे सियासत में हादसाती तौर पे आया था। मेरी दोस्ती थी, भाई बंदी थी आबिद शेर अली से, तो हम इकट्ठे होते थे, तो वहाँ से बस वो मुझे उसने मेरी उंगली पकड़ी है और लेके सियासत में आ गया है, वरना मेरा सियासत से दूर दूर तक कोई हमारे ना ख़ानदान का कोई ताल्लुक़ था, ना मेरी कोई सोच थी। लेकिन जब मैं इसमें आया हूँ, मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी इबादत है, क्योंकि मखलूक खुदा की अगर आप खिदमत करेंगे तो अल्लाह भी राज़ी होगा और मखलूक भी राज़ी होगी। और अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब को, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे। उन्होंने मुझे ये कहा था कि बेटा, जब तक इज़्ज़त से आप रहो तो रहना इस फील्ड में, अगर कोई प्रॉब्लम आए इज़्ज़त पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, सेल्फ़ रिस्पेक्ट जो है उस पे कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। तो मैंने वो बात जो है वो अपने दिल में बैठाई हुई है। इज़्ज़त के लिए इस शोबे के अंदर हैं, आवाम की खिदमत के लिए इस शोबे के अंदर हैं, अगर वो नहीं होगी तो हम ये शोबा छोड़ के अपना कारोबार करें। बिल्कुल जी, और ऑफ कोर्स बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे बहुत ही खास मेहमान मियां ताहिर जमील, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये खाने की जो 2 डिशेज हैं वो बन चुकी हैं और आपने हमारे साथ खाना खाकर ही जाना है। ऊपर से वीकेंड जो है वो ऑफिशियली बहुत सारे लोगों का शुरू हो चुका है, तो अपना बहुत ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, हमारे साथ शेफ़ मुराद अली स्काई लाउंज ग्रैंड रीजेंट होटल चेनवन रोड से मौजूद हैं, जिन्होंने आज की जो बहुत अच्छी रेसिपीज है वो तैयार की। बहुत बहुत शुक्रिया शेफ आपका आज ये मजेदार खाने हमारे लिए बनाने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।